नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस होगी, सपा ने बनाया कब्रिस्तान योगी राज में महादेव धाम। क्या उत्तर प्रदेश में दशकों तक धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ एक वर्ग की तुष्टीकरण की दीवारें खड़ा करना था? क्या भारत की सनातन विरासत, महादेवा का पावन धाम और रामनवमी के जुलूस पिछली सरकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ सियासत की बलि चढ़ते रहे? आज बड़ी बहस की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े और एक ऐसे बयान से जिसने यूपी की राजनीति में 2027 का सबसे बड़ा धर्म युद्ध छेड़ दिया है। सपा ने बनाया कब्रिस्तान योगी राज में महादेव धाम। बाराबंकी की ऐतिहासिक धरती पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो 542 करोड़ रुपए की 82 विकास परियोजनाओं की सौगात सिर्फ एक सरकारी ऐलान नहीं थी, वो सीधे सीधे अखिलेश यादव और कांग्रेस के उस इतिहास पर हमला था जिसे वो अक्सर ढकने की कोशिश करते हैं। सुनिए सीएम योगी के वो शब्द जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। आजादी की रोशनी लोधेश्वर महादेव मंदिर तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उस दौर में कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल के लिए खजाने में फंड की कभी कमी नहीं थी। कावड़ यात्रा पर पहरे लगते थे, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पाबंदियां थीं और यही उनके लिए सेकुलरिज्म का पैमाना था। तो जरा सोचिए, जहां देश के लिए ओलंपिक में भारत का झंडा बुलंद करने वाले हॉकी के जादूगर केडी सिंह बाबू की विरासत और हवेली तक बिकने के कगार पर पहुंच जाए, जहां पौराणिक परिजात वृक्ष की छांव में इतिहास दम तोड़ रहा हो और जहां लोधेश्वर महादेव के भक्तों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़े, क्या उस दौर की सरकारों की प्राथमिकताएं सचमुच सिर्फ बाउंड्री वॉल तक सीमित थीं, या फिर सत्ता की खातिर सनातन धर्म की इस अनदेखी का जवाब अब जनता मांगेगी? सीएम योगी ने साफ कह दिया है, सनातन की नींव पर ही भारत का उज्जवल भविष्य टिका है। सनातन सुरक्षित तो देश सुरक्षित। तो सवाल है, क्या 542 करोड़ का विकास मुद्दा है या फिर कब्रिस्तान बनाम महादेव की यह सियासी बाजी? क्या तुष्टीकरण के आरोपों का जवाब अब अखिलेश यादव के पास है? और सबसे बड़ा सवाल, योगी का अखिलेश पर प्रहार, सपा को कब्रिस्तान से प्यार। इसी के साथ शुरुआत करते हैं बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपको सुनवाते हैं। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वो पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। इसको वे सांप्रदायिक कहते थे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था। कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को खाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सुरक्षित भारत के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, ये वही लोग थे, ये वही लोग थे। एक और आपको अपमानित करते थे, आपके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करते थे, अराजकता फैलाते थे।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। डॉक्टर मलिक, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजेंद्र सागर हैं। सागर साहब, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता संदीप मिश्रा है। संदीप मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। और केएन पांडे, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केएन, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी खास मेहमानों के पास में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक रिएक्शन केएन आपका, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे, कई विकास की परियोजनाओं की सौगात तो दी ही, लेकिन एक बार फिर से अपने उसी चिर परिचित अंदाज में निशाना अपने विरोधियों पर साधा। केएन जी पराग जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पिछले लगभग एक पखवाड़े से ज़्यादा जो है समय से वो पूरे उत्तर प्रदेश का जो है एक तरीके से पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे जो ज़िले हैं उनको कवर कर रहे हैं। उनको जो है विकास की जो है सौगात दे रहे हैं। हज़ारों करोड़ की योजनाएं कम से कम देखा जाए तो पिछले एक पखवाड़े में वो पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों को दे चुके हैं। तो आज उसी कड़ी में वो आज बाराबंकी में थे, जहाँ पे उन्होंने एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनको आड़े हाथों लिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उनका जो एक मकसद था, विकास का एक एजेंडा था, वो कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाना था, और यही उनका रोल मॉडल था एक तरीके से सबसे बड़े धर्मनिरपेक्षता का। उनके पास कोई ऐसा एक तरीके से जगह नहीं थी, एक तरीके से देखा जाए ना महादेवा के लिए कोई उनके पास स्थान था, ना ही जो एक वहाँ का परिजात वृक्ष है, ऐतिहासिक वृक्ष है, उसके लिए ना ही कोई एक तरीके से उनके लिए कोई संवेदनशीलता थी, और ना ही जो केडी सिंह बाबू खिलाड़ी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, जो बहुत बड़े एक तरीके से रोल मॉडल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, बिल्कुल। उनकी जो हवेली थी वो उनके समय में, समाजवादी पार्टी के समय में बिकने की कगार पे पहुंच गई थी। उसका संरक्षण करने के लिए उनके पास कोई बजट नहीं था। लेकिन आज जब से उत्तर प्रदेश में सनातनों की सरकार है, तब तो उस उत्तर प्रदेश का चाहे वो कोई भी धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे प्रयागराज हो, सब जगह विकास की गंगा बह रही है और सारे लोग जो है उसमें जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 2 दशकों में उत्तर प्रदेश में जो है वो धार्मिक पर्यटन में एक तरीके से देखा जाए बहुत भारी स्तर पे इजाफा हुआ है। चाहे आप देखें तो प्रयागराज में जब वहाँ पर जो है महाकुंभ हुआ था तो उसमें 65 करोड़ से ज़्यादा लोग, देश विदेश के लोग आए थे। तो कुल मिलाकर के उसके बदौलत जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी काफ़ी बूस्ट हुई थी। तो उसका उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश की जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनका देखा जाए तो एक खास तबके से उनका लेना देना था, उनका सनातनियों से कोई लेना देना नहीं था। अगर सनातनियों से कोई लेना देना होता तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक स्थान है, चाहे वो श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो काशी से जुड़ा हुआ, चाहे वो प्रयागराज से, वहाँ पे भी विकास की गंगा जरूर बही होगी। लेकिन उन लोगों ने वहाँ से मुख मोड़ लिया था। उनका जो है पूरा जो एक तरीके से एजेंडा था वो कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने का था, क्योंकि उनको एक खास तबके को खुश रखना था, क्योंकि वही उनके माननीय वोटर थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है या बीजेपी सरकार आई है, वो एक देखा जाए तो सनातनियों के धर्म से जुड़ी बातें हो, चाहे वो सनातनियों के रक्षा की बातें हो, चाहे सनातनियों को संरक्षण की बातें हो, या उनके विकास की बातें हो, वो लगातार उसके लिए तत्पर है। और उसकी बदौलत वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रही है, जिसका फायदा किसी एक तबके को नहीं बल्कि सारे समाज के लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये लोग जब समाज में थे, जिनकी सरकारें थी, वो इन लोगों की सोच सिर्फ एक खास तबके तक ही सीमित थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी उपेक्षित थे। जो सनातन समाज के लोग थे वो काफ़ी उपेक्षित महसूस करते थे अपने आप को। जी पराग जी, ठीक है, आपके हमारे साथ बने रहेगा। डॉक्टर अविरल मलिक जी, आप कहते हैं पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण किया है, क्या अब भी धार्मिक आधार पर राजनीति हो रही है और विकास उसी तरीके से हो रहा है, या फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो आपका नारा है वो वाकई जमीन पर आपको लग रहा है कि साकार होता हुआ नजर आ रहा है? अविरल जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व की बात करी जाए तो स्पष्ट रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, नया उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, नया उत्तर प्रदेश, और जो वर्ष 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ता हुआ पूरा उत्तर प्रदेश स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, सबके हित में निरंतर काम जारी है। और गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, हर वर्ग के हित में पूर्ण रूप से काम हो,
विकास हो और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश के भीतर हो, इस चीज का पूर्ण रूप से फोकस किया जा रहा है योगी जी के नेतृत्व में। और स्पष्ट है, हम निश्चित रूप से सबके हित में निरंतर फैसले ले रहे हैं। विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बह रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की अगर बात कर जाए, 80 के 80 लोकसभा क्षेत्रों की बात की जाए, 403 के 403 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर जाए, हर ब्लॉक, हर गांव, हर तहसील, हर नगर पालिका, हर नगर पंचायत, हर नगर निगम की यदि बात कर जाए, तो निश्चित रूप से विकास जारी है। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है। राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी जनता के मध्य जाएगी वोट के लिए। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड पे मोहर लगाने का काम पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की जनता वर्ष 2027 में करेगी और प्रचंड और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और जिन जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नहीं जीती थी, उन सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और हर एक सीट पे कमल खिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, जो अटल जी की कई भी लाइनें थी वो चरितार्थ होंगी। और जो हमारे मुख्यमंत्री यूपी योगी जी का बयान है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है, ग्राउंड रियलिटी के आधार पे है। 2017 से पहले की जो हकीकत थी उसके आधार पे है। एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास। पहले स्पष्ट रूप से ये नारा होता था, सबका साथ और सबके विकास का नारा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप मिश्रा जी, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल से लेकर अब महादेवा कॉरिडोर तक क्या बदला सर? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का एक घिसा पिसा रील हो गया है। ये इनकी जो दुकान है, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद, बस इसी पे इनकी एक दुकान चल रही है। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, इस पे बात नहीं करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान, इस पे बात करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्हें मालूम होना चाहिए, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में गए, अयोध्या में जाकर कहे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ा जाता था। वहां पे मैं ही नहीं, इनसे पूछा गया कि आप इसका प्रमाण दीजिए, आप इसका प्रमाण दीजिए। आपने कहा तो इनके बात को कोई औचित्य नहीं होता है, इनके बात का कोई वजूद नहीं है। इनका मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है। शंकर हनुमानगढ़ी पे कब नमाज पढ़ा गया सिद्ध करें। हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पे कब नमाज पढ़ा गया सिद्ध करें। और प्रयागराज के अंदर धर्म गुरुओं के साथ इनकी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। बटुकों का शिखा पकड़ के खींचा गया और लाठियों से उन्हें मारा गया, लाठियों से बर्बरता पूर्वक मारा गया। आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को धूप में बैठकर, उन्हें अनशन पर बैठे और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ क्या घटनाएं घटी, ये पूरा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान जानता है। वो हमारे जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनके साथ ये घटना कैसी घटी आपको सबको पता है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं, पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। बच्चों का बटुकों का शिखा पकड़ के खींच के उन्हें बर्बरता पूर्वक मारना और एक अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी को मुकदमों में, फर्जी मुकदमों में फंसाना। और हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पे आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ेगी, कब नमाज पढ़ेगी सिद्ध करके बताइए आप। ठीक है, मंत्री है। ठीक है, इस तरीके से अनर्गल भाषण देके, अनर्गल बात करके धर्म की बात मत करिए। और रही बात कब्रिस्तान की, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। मेरठ के अंदर, मेरठ जिले के अंदर कब्रिस्तान में से एक महिला को, मृत महिला को निकाल के उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटी। आप आगरा फतेहपुर सिकरी में महिला को कब्रिस्तान से निकालकर, मृत महिला को कब्रिस्तान से निकालकर उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया। तो अगर कब्रिस्तान को सुरक्षित कर दिया गया तो कौन सा गुनाह कर दिया गया? ठीक है, अभी 2024 में झारखंड के अंदर, 2024 में झारखंड के अंदर अभी एक कब्रिस्तान में से एक महिला, मृत महिला को। चलिए संदीप जी, आऊंगा, बाकी लोगों को भी एक बार चर्चा में ले लेता हूं, फिर लौटकर आपके पास में आ रहा हूं। राजेंद्र सागर जी, क्या धार्मिक स्थलों से दूरी ही असली धर्मनिरपेक्षता है?
राजेंद्र जी। हिंदू सनातनियों को बचाने तो इसे बचा लिया मंदिर में राजेंद्र जी, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है सर आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ नहीं राजेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है या तो नेकबैंड का इशू है या फिर नेटवर्क का इशू है। अगर आप नेकबैंड निकाल कर बात कर पाएं तो शायद हम समझ पाएंगे कि नेटवर्क का इशू तो नहीं है कहीं। एक सेकंड। अच्छा चलिए, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। आप इसको सेटल कर लीजिए, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। मनोज पांडे जी कैसे देख रहे हैं सर? राजेंद्र जी, आप अगर बोल पा रहे हैं तो प्लीज एक बार बोल के बताइए प्लीज। आपको ये आवाज मिल रही है अब? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए, फिर मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा। राजेंद्र जी आप बोलिए। नहीं राजेंद्र जी, मुझे लगता है नेटवर्क का इशू हो रहा है सर राजेंद्र जी, मैं माफी चाह रहा हूं सर, मुझे लगता है नेटवर्क का इशू हो रहा है। इसको हम एक बार फिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास, चूंकि आप जो बोलेंगे वो हम समझ नहीं पाएंगे और समय भी खराब होगा। मनोज पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कैसे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास की सौगात भी देते हैं, हम सनातन की भी बात करते हैं, और पिछली सरकारें धर्मनिरपेक्षता की बात करते करते धार्मिक स्थलों से ही दूरी बनाती थीं। अब कैसे देखें, कब्रिस्तान से लेकर और महादेवा कॉरिडोर तक जो बात मुख्यमंत्री ने कही, क्या बदलाव आया? देखिए, पहली बात तो इस चैनल पर सारे राजनीतिक दलों के लोग हैं, कांग्रेस के साथी अपना वक्तव्य नहीं रख पाए। अगर शायद वो रखते तो चीजें और स्पष्ट हो जाती। मैं अभी समाजवादी पार्टी के अपने साथी को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था। एक बात आप जान ले, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जी। और कोई भी सरकार होगी लोकतंत्र में, वो विकास करती है विकास के नाम पर। तो विकास एक सतत, हाँ, किसी सरकार में विकास का काम तेज हो सकता है, किसी सरकार में विकास का काम धीरे हो सकता है, इतना हो सकता है। तो विकास के कार्यों की बात, और हर सरकार में हर मुख्यमंत्री अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात करता है। अब हम लोग आ जाते हैं मूल मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर चर्चा है कि कब्रिस्तान से और हनुमानगढ़ी के मंदिर पर नमाज पढ़ने की घटना हो या दूसरी चीजें हो, तो चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नजदीक है, और राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो और कोई भी सरकार देखिए आ गई होगी, अब आ गई होगी। हाँ राजेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं लौटूंगा एक बार। मनोज जी पूरी कर लें अपनी बात, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सरकार जी मनोज जी आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। चुनाव के समय निश्चित रूप से विकास के साथ साथ चुनावी राजनीति की बात करती है जी। और यदि आप चुनावी राजनीति को देखें तो अब आज की तारीख में ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि चुनावी राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति हो गई है। पहले भी थी ध्रुवीकरण, पहले अगड़ा पिछड़ा का ध्रुवीकरण था, अब दूसरा ध्रुवीकरण है। मैं इस सम्मानित मंच से ये कहना उचित नहीं समझता कि ध्रुवीकरण किसका है, लेकिन ध्रुवीकरण है ये हम महसूस कर रहे हैं, या ध्रुवीकरण के द्वारा ही राजनीति हो, ऐसा राजनीतिक दलों की अब सोच भी हो गई है। और अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो समाजवादी पार्टी का नारा पीडीए का है, भारतीय जनता पार्टी का नारा सनातन का है, और कांग्रेस इस समय संविधान बचाओ आंदोलन की बात कर रही है। ये सब राजनीतिक नारे हैं, और इन राजनीतिक नारों के सहारे जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसकी बैतरणी को पार करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि कई मुद्दे बीच में आ गए हैं, कई, जैसे अयोध्या में राम मंदिर की जो घटना है वो भी एक तथ्य है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में आंदोलन चल रहे हैं वो भी एक घटना है, और हम ये नहीं कहते कि दिल्ली में सोनम की घटना का कोई उत्तर प्रदेश में असर है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। इसलिए राजनीतिक दल अपनी अपनी दिशाते बिछा रहे हैं और राजनीतिक रूप से कार्य हो रहा है। और राजनीति में पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप ये सामान्य बात होती है, और वो चलता रहेगा।
और ये सारा खेल राजनीति का चलता रहेगा। अंततः चुनावी राजनीति के लिए ये सारी बातें अब कही जा रही है। ये एक इसे जिस्ट मान लीजिए, लबोलुबाब मान लीजिए, और खूबसूरत नारे दिए जाएंगे सारे राजनीतिक दलों द्वारा। ठीक है, राजेंद्र जी हमें लगता है जुड़ गए हमारे साथ। राजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? आप प्लीज बोलिए सर, अपनी बात रखिए आप। राजेंद्र जी, नेटवर्क का इशू है सर, मुझे लगता है इंटरनेट का इशू हो रहा है। आप एक बार अगर या तो नेटवर्क अपना चेंज करके देख सकें या फिर आप जगह चेंज करके देख पाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि नेकबैंड का इशू नहीं है, ये नेटवर्क का इशू है। नहीं सर, आवाज में डिस्टर्बेंस है बहुत। राजेंद्र जी, आप जो बोलेंगे वो हम समझ नहीं पाएंगे, आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक बार प्लीज इसको आप देखें, और मैं भी अपनी टीम से बोलता हूँ वो भी इसको देखते हैं। एक बार इसको फिक्स करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे आप ऐसे क्या बोलेंगे। मैं अपनी टीम से कहूंगा प्लीज एक बार राजेंद्र जी को आप म्यूट कर दें, और राजेंद्र जी को म्यूट करके अपनी तरफ से चेक करें, क्योंकि वो बार बार बीच में ऑडियो टेस्ट कराएंगे तो ऐसे समझ नहीं आएगा, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। चलिए, मैं आप सभी को रोक रहा हूं, एक बार हम राजेंद्र जी को पहले फिक्स कर लेते हैं। मैं केएन पांडे के पास चल रहा हूं, फिर मैं आप सभी लोगों के पास आऊंगा। प्लीज टीम आप इसको देखें, इसको आप फिक्स कर लें, उसके बाद हम अपने गेस्ट के पास लौट रहे हैं। केएन, सवाल बार बार मुख्यमंत्री, चूंकि अब देखिए ये तो हम कह सकते हैं कि अब चुनावी समर शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री की रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, और मुख्यमंत्री जो बार बार घेर रहे हैं खासतौर पर समाजवादी पार्टी को सनातन के नाम पर या तुष्टीकरण के नाम पर। अब क्या इसकी काट भी ढूंढने की कोशिश वाकई में समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है? चूंकि खबर अब ये है ना कि रथ यात्रा के जरिए अपना चुनावी शंखनाद अखिलेश यादव करेंगे, तो क्या इस बात को समाजवादी पार्टी भी समझ रही है कि हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन सनातन को छूना भी यूपी के चुनाव में कम से कम जरूरी है? केएन जी, पराग जी, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो हम अयोध्या धाम का विकास जो है वो एक तरीके से और बेहतर ढंग से करेंगे, और जिस तरीके की वहाँ पे घटनाएं हुई मंदिर में उसको पूरी तरीके से रोकने का प्रयास भी करेंगे। और उसके पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जो उनके यहाँ जो केदारेश्वर मंदिर बन रहा है इटावा में, उसको लेकर के उसकी एक प्रतिमूर्ति का जो है उन्होंने जो है ट्वीट किया था, उसका चित्र का ट्वीट किया था, जिसके बाद जो है AIM के लोगों ने, प्रवक्ताओं ने या असदुद्दीन ओवैसी ने उनको घेरने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को अब ये लगने लगा है कि वो PDA की बदौलत या मुस्लिम और यादव की बदौलत जो है वो सत्ता पाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि 2017 का चुनाव देखा, 2022 का चुनाव देखा, वो कहीं भी जो है सत्ता के आसपास भी नहीं पटक पाए हैं। तो इस वजह से उनको लगता है कि अब सनातन का ही अगर वो सम्मान करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो शायद जो लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और उनको सत्ता तक पहुंचाने के लिए एक तरीके से एक ब्रिज का काम करेंगे। तो शायद यही वजह है वो लगातार वो सनातन के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना ही दूर जो है वो ढकेलने की कोशिश जो है भाजपा करती है, या यूँ कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको फटकने भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको याद दिलाते हैं कि किस तरीके का वो सनातनियों के प्रति उनका व्यवहार या समाजवादी पार्टी का व्यवहार किया गया था, किस तरीके से जो है 1990 में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए थे, लाठियां चलाई गई थी, और हनुमानगढ़ी के ऊपर जो है वो नमाज अदा करने की कोशिश की गई थी 2003 में। तो ये सब चीज़ें याद दिला करके उनको सनातन के पास जाने के एक तरीके से देखा जाए तो रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी वो सनातन से, उनको लगता है कि वो सनातन को अगर अपने पक्ष में मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, सफल होते हैं, तो शायद वो सत्ता के करीब जाएंगे, और समाजवादी पार्टी सत्ता भी सरकार भी बनाएगी, और भाजपा जो है वो उत्तर प्रदेश में जो हैट्रिक लगाना चाहती है वो उसकी हैट्रिक को रोक पाने में जो है इसी के बदौलत जो है वो कामयाब हो गए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों ही लोग अब जो है एक तरीके से जो सनातन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सनातन के पास जाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी जो है उसके ऊपर लगता है कि वो सनातन उसका एकाधिकार है। लेकिन सवाल सवाल तो इसमें ये है ना, क्या समाजवादी पार्टी, सवाल इसमें ये है कि मुकाबला तो योगी आदित्यनाथ से है ना, एक भगवाधारी से मुकाबला है, और योगी आदित्यनाथ की छवि, उनका बोलने का अंदाज, उनकी शैली, और जो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, मैं सिर्फ अब की बात नहीं कर रहा हूं उनके मुख्यमंत्री काल की,
शुरुआत से लेकर और अब तक, तो क्या सनातन की बहस में योगी आदित्यनाथ का मुकाबला इतना आसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई दूसरा नेता जो है वो आधा घंटा बोले और योगी जी अपने भगवे वस्त्र में वो केवल खड़े हो जाएं किसी मंच पे तो वो बराबर हो जाता है। कितना इम्पैक्ट है। शायद यही वजह है कि देश के तमाम विधानसभा क्षेत्र आया था, 4 सीटों पे उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, 4 की चारों सीटें भाजपा वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जीती थी। और उनका अगर एवरेज निकाला जाता है चुनावी सभाओं का तो वो लगभग 80 से 90% उसका जो है रिस्पांस जाता है। तो कुल मिलाकर के उनका इम्पैक्ट और उनकी भाषा शैली और लोगों में कितनी उनके प्रति जो एक तरीके से जागरूकता कहें या एक तरीके से कहें कि आकर्षण कहें योगी के प्रति, कि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनको सुनते हैं और उनकी बातों पे जो है वो अमल करते हैं और वहाँ पे एक तरीके से जो सत्ता में बीजेपी को लाने का प्रयास करते हैं और इवन लाते भी हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाया तो जिसमें जो है योगी आदित्यनाथ का भी अहम रोल रहा है। उन्होंने तमाम जनसभाओं को संबोधित किया था जहाँ पे उन्होंने बीजेपी को अच्छे बहुमत से वहाँ पे लोगों को सीटें भी मिले। तो कुल मिलाकर के उनका इम्पैक्ट जो है, उनका प्रभाव जो है काफी ज्यादा है। वो सनातन इसी वजह से उनके कहने पे जहां वो कहते हैं वो उनके कहने पे वो एक तरीके से उनके बातों में आता है और उनके कहने पे आगे बढ़ता है। जी पराग जी। ठीक है, आपके अन बने रहेगा। राजेंद्र जी है क्या हमारे साथ में? चलिए, अभी लगता है राजेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए। हम कोशिश कर रहे हैं साफ आवाज के साथ उनके साथ हम जुड़ पाएं। लेकिन अविरल मलिक जी, अब देखिए संदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप स्वास्थ्य शिक्षा की बात नहीं करते हैं, आप जो मूलभूत जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर रहे हैं। आप क्यों बार बार सनातन का जिक्र कर रहे हैं? आप क्यों बार बार मंदिर मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं? आप क्यों कब्रिस्तान पर पूरी बहस को घुमा फिरा कर लेकर आ जाते हैं? बताइए सर। अविरल जी, आज जवाब दे दीजिए इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, जो सच्चाई में हुआ है, जो वास्तव में हुआ है, जो इतिहास में हुआ है, जो पिछले कालखंड में हुआ है, जो पिछले कार्यकाल में हुआ है, उसकी केवल हम बात कर रहे हैं और तुलनात्मक एक अध्ययन कर रहे हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए काम कर रहे हैं, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड हमारा गठित हुआ था, उसका विरोध किसने किया वो भी सबको मालूम है। 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ उत्तर प्रदेश के किसानों का, लघु एवं सीमांत किसानों का। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनते ही योगी जी ने पहली कैबिनेट बैठक में किया था, वो भी सबको मालूम है। जो हमने संकल्प पत्र में कहा था उस वादे को पूरा किया था और हर वादे को पूरा किया। लेकिन जो पिछले कालखंड में हुआ, पिछले टेन्योर में हुआ 2000 उसकी केवल बात की जा रही है। जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति हुई उसकी बात की जा रही है, जो कब्रिस्तान पॉलिटिक्स हुई उसकी बात की जा रही है। पहले कब्रिस्तान पॉलिटिक्स होती थी, आज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट होती है। लेकिन संदीप जी कह रहे हैं सर कि अपराध बढ़ रहा है यूपी में। जी मैं आपका सवाल सुन नहीं। संदीप जी कह रहे थे अपराध पर तो बात नहीं करते हैं, अपराध भी बढ़ रहा है। नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर का, बेहतरीन और शानदार लॉ एंड ऑर्डर होना आवश्यक है। चाहे एक तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर क्षेत्र में एनसीआर रीजन है, वेस्टर्न यूपी में तो बड़े स्तर पे, तो एनसीआर रीजन में जो कि एक तरीके से जहाँ क्राइम बढ़ता है उस रीजन में भी जो क्राइम डिक्रीज हो रहा है तो योगी जी की सरकार की बदौलत हो रहा है और क्राइम डिक्रीज हो रहा है। शानदार तरीके से क्रिमिनल्स पे कार्रवाई हो रही है। अपराधी बलात्कारी किस्म के लोग या फिर एक तरीके से माफिया किस्म के लोग या मैं कहूं कि अनलॉफुल एक्ट करने वाले लोग, गैर कानूनी कृत्यों को अंजाम देने वाले लोग, जो समाज का विघटन करते हैं, उस सब लोगों के ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई हो रही है। ठीक है अविरल जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊंगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, साधारण कार्यकर्ता है, वो भी आज स्वयं को अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर जाए तो सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि अगर वो भी रात के 2 बजे बाहर निकलता तो उसकी चैन नहीं तोड़ी जाती है, उसका कड़ा नहीं छीना जाता, उसकी अंगूठी नहीं निकाल ली जाती है, उसका सोना नहीं चुराया जाता है, उसकी गाड़ी नहीं छीन ली जाती है तमंचा दिखा के। तो तमाम सारे विषय है। और आज किसान की बात कर ली जाए तो किसान की आज ट्यूबवेल से मोटर नहीं उतरती है, जो उनके एक तरीके से देहात में घेर होते हैं वहां से उनकी भैंस चोरी नहीं होती है। तमाम सारी चीजें हैं। और जहां तक विषय पहले डकैतियां पड़ा करती थी गाँव में, आज नहीं पड़ती हैं। ठीक है,
और ठीक। स्पष्ट है कि कानून का राज कायम है। चलिए, और मैं कोई अपना अपराध सवाल लेकर होता बाद में है, आपके कोई पास आऊंगा। अपराध पहले होता है, अभी उस पे इसी भी पर कार्रवाई जवाब की संदीप जी जाए। से ले लेता हूं, कुछ बोलना चाह रहे हैं वो। संदीप जी। पहले तो हमारे संवाददाता वरिष्ठ संवाददाता केएन पांडे जी हैं, हम्म उन्होंने बताया कि योगी जी का बड़ा प्रभाव है। हम्म जम्मू गए, कश्मीर गए, बंगाल गए, वहां गए, यहाँ गए, बहुत सारी सीट जीत गए, मतलब ब्रांड एम्बेसडर है। वो तो है ही है योगी सर जी- बीजेपी के। योगी जी ब्रांड एम्बेसडर है बीजेपी के। तो मैं आपके सम्मानित चैनल से पांडे जी को बता देना चाहता हूं, जो अपना घर नहीं बचा सका, 37 लोकसभा में 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत कर आई। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बड़ी बात की, एग्रीकल्चर और क्या किसान और शिक्षा के भाव में, स्वास्थ्य के भाव में, बहुत सारी बातें की। ये सब बातें तो करीब 10 साल से चल रही हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती। वो कैसे जीत गई? जब सब कुछ बढ़िया था तो कैसे जीत गई? अब बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे, अपना घर तो बचा नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं है पांडे जी। लेकिन संदीप जी, सवाल तो ये भी है ना कि सर, सवाल तो ये भी है कि आपके नेता या विपक्ष, सुन तो लीजिए पराग जी, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, हाँ, जवाब चलिए देना चाहता हूँ। चलिए। अच्छा केएन, दो संदीप जी, नैरेटिव जो था, केएन कुछ कह रहे हैं, सुन दो लीजिए। केएन प्लीज आप बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिल करके 2 नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुई थी। एक तो सबसे पहला नैरेटिव ये था कि अगर बीजेपी 400 संदीप पार जी हो एक जाएगी, मिनट, संदीप तो वो जी, संविधान संदीप बदल जी, देगी। संदीप जी, और जवाब ले दूसरा- लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। आपने बोला, उन्होंने सुना, अब वो जवाब देना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी बहुत समय पड़ा है सर। संदीप मिश्रा जी, बहुत समय पड़ा है। संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा, भाषणबाजी थोड़ी ना चल रही है सर, यहाँ पर डिबेट चल रही है ना, तो भाषणबाजी कर क्यों रहे हैं फिर? भाषणबाजी क्यों कर रहे हैं फिर सर? सुन तो लीजिए। अरे संदीप मिश्रा जी, सुन तो लीजिए महाराज। संदीप मिश्रा जी, देखिए, भाषणबाजी करेंगे तो मैं ऐसे बोलने की इजाजत आपको नहीं दूंगा। संदीप मिश्रा जी, 1 मिनट सुन लीजिए पहले। भाषणबाजी मत करिए सर, एक एक करके करिए, और डिबेट में एक एक करके बोला जाता है। आपने बोल लिया, उसका जवाब। 1 मिनट रुक जाइए, बात सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। भाषणबाजी मत करिए सर, भाषणबाजी मत करिए, यहाँ पर बात सुनिए। आपने जवाब दिया केएन पांडे के बात का। केएन पांडे ने सुना आपको, अब वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? अरे सर, आपके पास फिर लौट कर आऊंगा, आपको और समय दूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? अभी बहुत समय पड़ा है मेरे पास चर्चा के लिए। अरे पूरा समय आप ही का है महाराज, आपको बुलाया चर्चा के लिए, आपको समय नहीं दूंगा तो क्या होगा फिर? चर्चा कैसे होगी? आपको पूरा समय दिया जाएगा। आप इतने उतावले क्यों हो जाते हैं? मेरे को तो ये समझ नहीं आता है। थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए सर। एक एक करके चर्चा करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने जवाब दिया, अब केएन पांडे उसका जवाब देना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। केएन, आप बोलिए। जी, पर हमसे कामयाब हुए थे। एक तो ये था कि जो बीजेपी ने नारा लगाया था, अब की बार 400 पार, तो उसमें ये कहा गया कि अगर बीजेपी इस बार 400 पार करती है तो वो संविधान में संशोधन कर देगी, और दूसरा ये था कि आरक्षण खत्म कर देगी। तो ये दोनों जो नैरेटिव था, इन लोगों का बहुत कामयाब हुआ, जिसकी वजह से लोगों में जो है काफ़ी, देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ा, और लोगों को समझ में आया कि ये बात जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है, शायद ये उनको ज़्यादा मुफीद लगी। इसी वजह से उन्होंने बीजेपी से थोड़ा किनारा किया, और थोड़ा बहुत इनका जो पीडीए का फैक्टर आया था, उसने भी थोड़ा बहुत काम किया था। शायद यही वजह थी कि ये पीडीए के फैक्टर को और आगे 2017-2022 के चुनाव में भी लेकर के आए, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ जितना ये दोनों नैरेटिव सेट करने में ये लोग कामयाब हुए थे। शायद यही वजह रही थी कि यूपीए को जो है कामयाबी उत्तर प्रदेश में मिली थी, बीजेपी को जो है वो आधी सीटों पे जाकर के सिमटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और जो उनको 400 पार का सपना था उसमें ये बैरिकेड करने में कामयाब हो गए थे, इन्हीं 2 नैरेटिव के बदौलत। जी पराग जी। ठीक है, संदीप मिश्रा जी, आप जवाब दीजिए। केएन की बात कर आप जवाब देना चाह रहे हैं, इसमें मैं एक सवाल ऐड कर रहा हूं, आप उसमें ऐड ऑन करिएगा जवाब। सवाल ये है कि 24 के चुनाव की आप लोग बार बार बात करते हैं और ये कहते हैं कि अपने घर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार गए, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो फिर आप लोगों के गढ़ में क्या हुआ? सवाल उस पर भी उठता है ना सर, तो जवाब उसका भी तैयार रखिए प्लीज। संदीप जी जवाब दीजिए। उपचुनाव में संपूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का दहशत फैलाया। बस अब आप यही कहेंगे सर, उसका कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं है आपके पास। अब आप कहेंगे कि दहशत से जीत गए, चुनाव चोरी से जीत गए, ईवीएम से जीत गए, वोट चोरी से जीत गए। अरे ये सब मत करिए सर,
ये सब मत करिए सर। एक मिनट रुकिए। फिर ये माने कि हम 24 के चुनाव में जो आपने 37 सीटें जीती वो वोट चोरी करके जीती हैं, ये माना जाए? 24 में और अगर आप ये कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि 24 में ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी ने यूपी की लोकसभा सीटें जीती, तो क्या 2022 का चुनाव ठीक हुआ था, 2019 का चुनाव ठीक हुआ था, 24 का ओवरऑल चुनाव ठीक हुआ था? पांडे जी ने कहा कि लोगों को ये लगा कि ऐसा संदीप जी, उपचुनाव में क्या हुआ मुझे ये बताइए ना। आज भी उत्तर प्रदेश अरे हम, की जनता को अरे महसूस हो चुका है। रुक जाइए आज भी उत्तर संदीप प्रदेश जी, की जनता को उपचुनाव में एहसास क्या हो हुआ? चुका है कि उपचुनाव अब में क्या हुआ बंद सर? रहेंगी। उपचुनाव में क्या हुआ? मंदिरों के अंदर और बाकी अस्पतालों जितने के विधानसभा अंदर चुनाव बनेंगे। हुए 2024 के जहाँ बाद, वहां पर चोरी कैसे आप लोग होगा, हार गए? जहाँ चोरी होगा। अरे संदीप जी, आने भाषणबाजी वाले मत करिए समय में सर। उत्तर प्रदेश की जनता संदीप जान जी, चुकी है। भाषणबाजी जब मत करिए, अस्पतालों में तथ्यों पर बनेंगे बात करिए ना और सर। सुरेश शास्त्री जैसे संदीप मिश्रा जी, महापुरुष तथ्यों पर बात करिए करेंगे प्लीज। और बताएंगे आपको एक कष्ट है। इनका ऑडियो आप डाउन पूजन करिए थोड़ा सा, करेंगे, इनको ठंडा आप पानी एक पिलाइए पाठ पहले, करेंगे, इनके आसपास कोई हो आपको तो। निदान मिलेगा। संदीप मिश्रा जी, ठंडा पानी पीजिए सर। मैं कह रहा हूं तथ्यों पर बात करिए सर, भाषणबाजी आप शुरू कर देते हैं। बात कर रहे हैं तो भाषणबाजी क्यों शुरू कर रहे हैं सर? 2024 में जनता को एहसास हुआ तो 2024 में जनता को एहसास, 2027 में जनता को एहसास हो ठीक चुका है, अब 26 में। आप ठीक, चलिए मैं एक सवाल पूछूं अब, अस्पतालों को बंद कर क्या दिया मैं जाएगा, एक सवाल पूछूं सर कॉलेजों अब? को बंद कर दिया जाएगा। सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, आपकी इजाजत हो तो? 2024 में जनता को एहसास हुआ, तो क्या उपचुनाव में बाकी विधानसभाओं में जनता को एहसास हुआ, हम ये माने? 2024 सभी जनता को एहसास था, लेकिन बेईमानी हुआ। मुख्यमंत्री ने अपना गुंडा राज दिखाया। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अच्छा ठीक है सर, संदीप अगर मिश्रा जी, ईमानदारी से चलिए मैंने आपकी बात, तरीके से चुनाव संदीप होता, मिश्रा जी तो आपकी समाजवादी बात, पार्टी चुनाव संदीप जीतती मिश्रा जी, वासी। संदीप मिश्रा जी, मैंने आपकी बात ऊपर रखी। आप मुझे एक चुनाव बताइए जो ईमानदारी से हुआ हो। बैलेट पेपर चुनाव करावे। अरे मैं कह रहा हूं, अभी तक आपकी नजर में कोई एक ऐसा बैलेट चुनाव, पेपर पर चुनाव संदीप मिश्रा जी, कोई ईमानदारी एक ऐसा बैलेट चुनाव पेपर है जो चुनाव ईमानदारी से कराइए, हुआ बता हो? कोई एक ऐसा चुनाव है जो ईमानदारी से हुआ हो? देखिए, या आप फिल्म सारे, करें, एक बैलेट मिनट पेपर हटाए, सर, चुनाव देखिए चुनाव दिखाइए कराएं। मत करिए। और मेरी बात संदीप सुनिए, मिश्रा जी, और तथ्यों मेरी पर बात बात करिए सुनिए, सर। बात सुनिए। संदीप मिश्रा जी, ये जो फैक्ट्स है, पर बात करनी है ये आपको, लोग नहीं जो करनी है, है? ये लोग संदीप मंदिरों मिश्रा को जी, फैक्ट्स पर बात सिर्फ करनी है या नहीं करनी है? अस्पतालों को, हमारे संदीप पास मिश्रा सुनिए जी, श्रीमान फैक्ट्स पर बात करनी है या नहीं अस्पतालों करनी को है? बंद करा देंगे। संदीप मिश्रा जी, अस्पतालों के फैक्ट्स अंदर पर बात मत करनी है या नहीं करनी है? उस मठ में बाबा लोग संदीप पर्ची मिश्रा जी, निकालेंगे संदीप और मिश्रा बताएंगे जी, आपको एक कष्ट फैक्ट्स इसकी पर दवा बात लीजिए। करनी है या नहीं करनी है? आप धर्म की बात भाषणबाजी करते हैं, मत करिए सनातन सर। की बात करते हैं। संदीप मिश्रा जी, सनातन के नाम पे भाषणबाजी मत काशी करिए सर। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे हजारों डाउन मंदिरों कर को दीजिए तोड़ इनका दिया ऑडियो, गया। थोड़ा सा इनका ऑडियो डाउन करिए प्लीज। ऐसे नहीं, भाषणबाजी करने वाले प्रवक्ताओं को प्लीज ना बुलाकर, मैं अपनी टीम से भी कहूंगा। भाषणबाजी नहीं चाहिए सर, तथ्यों पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। आपसे फैक्ट्स पर सवाल पूछने हैं, आप भाषणबाजी शुरू कर दे रहे हैं अपनी। ये कोई जनता के बीच में चुनावी सभा थोड़ी ना हो रही है। अरे जनता सुनने के लिए बैठती है प्रवक्ताओं को डिबेट में कि आप एक एक फैक्ट्स पर बात करेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। हम सवाल क्या पूछ रहे हैं, आप भाषणबाजी शुरू कर दे रहे हैं। केएन पांडे पर आपने सवाल उठाया, उन्होंने फैक्ट्स के आधार पर अपना जवाब भी दिया। अब फैक्ट्स के आधार पर आप भी बोलिए ना, ऐसे नहीं होता है। अब रुक जाइए, थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए, धैर्य रखिए सर। मनोज पांडे जी, सर भाषणबाजी करने आते हैं क्या हम टीवी पर? हाँ ठीक है सर। संदीप जी, डाउन कर दीजिए इनका ऑडियो प्लीज। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं केएन पांडे के पास जा रहा हूं। सबको अलग अलग जोड़िए प्लीज। मैं अपनी टीम से कहूंगा सारे गेस्ट को अलग अलग जोड़ा करिए। इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। एक व्यक्ति भाषण देगा बैठकर, बाकी लोगों के पास में जाऊंगा, उसका भाषण चलता रहेगा, ऐसे नहीं होगा। चुप हो गए, खाली सुन रहे थे ना। चलिए डाउन करिए, सबको डाउन करिए। मैं केएन पांडे के पास जा रहा हूं। अगर आप अलग जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, वरना मैं वाइंड अप करूंगा केएन पांडे के बाद। केएन, सवाल यही है कि आपने फैक्ट्स पर जवाब दिया जब आपके ऊपर सवाल उठे। जब हम फैक्ट्स पर सवाल पूछते हैं तो फिर भाषणबाजी क्यों? देखिए, ये एक तरीके का देखा जाए तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है जब लोगों के पास, तब वो शायद वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। तो उनको समझना चाहिए, और जिस तरीके का उनको डिफीट मिल रही उत्तर प्रदेश में, आखिर क्यों डिफीट मिल रही है, उस पर एक तरीके से उनको एनालाइज करना चाहिए। और अगला जो 2027 का चुनाव है उसमें एक तरीके से बेहतर ढंग से उनको अपनी टैक्टिक्स के साथ आना चाहिए, ताकि
वो जो उनका मुकाम, एक तरीके से जो उनका मिशन है उसमें कामयाब होने के लिए उनको प्रयासरत होना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कितना कामयाब होते हैं ये लोग, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसी चीज़ को तो योगी आदित्यनाथ उनको याद दिलाते हैं कि जब ये लोग सत्ता में थे तो कैसा शासनकाल था, ये लोग क्या करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी कि कोई भी जो है वो गुंडा राज था, माफिया राज था, और लोग जो है वो व्यापारी हो चाहे कारोबारी हो चाहे बहन बेटियां हो वो सुरक्षित नहीं थे। आज जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है और कामयाब भी है। आपने देखा होगा कि पहले लोग यहाँ से पलायन करके बाहर चले जाते, चाहे वो शामली में आपने देखा होगा, चाहे यहाँ के कारोबारी रहे होंगे। लेकिन अब जब से योगी सरकार आई थोड़ा लोगों में जो है देखा गया है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। ऐसा नहीं कि आज की डेट में अपराध नहीं हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रहे हैं। तो लोगों में थोड़ा सहूलियत है कि अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि लोगों को जब बताया जाता है तो पहले की जो सरकारों के बारे में और आज की सरकारों के बारे में तो लोगों को समझ में आता है शायद कुछ। तो यही वजह है कि लोगों ने 2017 में उनको कामयाब बनाया, 2022 में भी कामयाब बनाया, और आगे 2027 के चुनाव में कितना कामयाब बनाएंगे तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे और वो नैरेटिव किस पे कितना इम्पैक्ट डालता है, वो इम्पैक्ट ही जो होता है वो सरकार परिवर्तित करने का या सरकार को रिपीट करने का जो है वो एक तरीके से मादा रखता है। उन्हीं की बदौलत जो है सरकारें बनती है और बिगड़ती हैं। कुल मिलाकर खेला जो होता है वो नैरेटिव का होता है, वो चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, जो अपना नैरेटिव गढ़ने में कामयाब होता है सरकार उसकी बनती है। ठीक है पराग जी। अविरल जी एक रिएक्शन संदीप जी की बातों का, उसके बाद फिर मैं मनोज पांडे जी आपके पास आऊंगा। क्योंकि बार बार आपके विपक्षी साथियों की तरफ से कहा जाता रहा कि साहब 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें आपने यूपी में मुंह की खाई और एक बड़ा नुकसान हुआ, यूपी से ओवरऑल सीटों पर असर पड़ा और 2024 में आपको बैसाखी की सरकार बनाया, ये बार बार कहते रहे आपके विपक्षी दल। हालांकि अभी स्थितियां कुछ अलग लगती हुई नजर आ रही हैं जब से उथल पुथल पश्चिम बंगाल से लेकर और तमाम जगहों पर हो रही है। लेकिन फिर भी क्या ये एक बड़ा नैरेटिव सेट करने में 2027 के चुनाव में विपक्ष कामयाब हो जाएगा? तो फिर इसकी काट आपके पास क्या है? देखिए, अगर बात करने जा राज्य दर राज्य चुनाव जीतने की, बिल्कुल स्पष्ट है। राजस्थान में आज हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में आज हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। अब अगर बात कर जा वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार बनी है, जनता के द्वारा चुनी गई है। दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रेखा जी के नेतृत्व वाली सरकार है। और यहाँ तक कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे उस दौर में, तो उनका सब कुछ हुआ करता था, उनका पूर्ण रूप से नेतृत्व होता था उस क्षेत्र में। और रियलिटी ये हुई बात में कि वो विधायक नहीं बन पाए, एमएलए नहीं बन पाए, चुनाव नहीं जीते, ममता दीदी विधायक नहीं बन पाई, एमएलए नहीं बन पाई। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, मगर सच्चाई है, विपक्ष को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि जनता का निर्णय है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए अन्य राज्यों की भी, तो निश्चित रूप से पूर्वोत्तर में भी आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, हर क्षेत्र में सशक्त है, हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी है। और स्पष्ट रूप से अगर बात कर जाए भारतीय जनता पार्टी की नियत की, तो विकास की हमारी स्पष्ट रूप से नियत है। और 2024 की भी अगर बात कर जाए तो वर्ष 2014 में निरंतर, अगर 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सेंटर में बनी, बिल्कुल स्पष्ट है। प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ये भी स्पष्ट है। और ये भी स्पष्ट है, ये भी एक फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर जाए, उपचुनाव की अगर बात कर जाए, तो उपचुनाव में जनता के द्वारा वोट की चोट करते हुए मुंहतोड़ जवाब पूर्ण रूप से विपक्ष को दिया गया, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है मनोज पांडे जी, एक एनालिसिस आपका मैं चाह रहा हूं इस पर, चूंकि 2024 को लेकर बार बार विपक्ष बीजेपी को घेरता है। अब चूंकि बात है 2027 की और ये प्रदेश है योगी आदित्यनाथ का, और मुद्दे भी आप जानते हैं और समझते भी हैं। मनोज पांडे जी, राजनीति में हर चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होता है। 2024 का चुनाव अपने मुद्दे पर हुआ, संविधान बचाओ के मुद्दे पर हुआ, पीडीए के मुद्दे पर हुआ, और शायद विपक्ष उत्तर प्रदेश में अपने इस नैरेटिव को, जो 400 पार का भाजपा का नारा था और उससे जो एक भय पैदा हो रहा था कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, उसको करने में सफल रहा। वर्तमान चुनाव जो होने जा रहा है वो राज्य का है 27 में, और राज्य के चुनाव के मुद्दे राज्य स्तरीय होंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला होगा वो समाजवादी पार्टी के साथ होगा,
समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी होगी जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के लोगों को एकत्रित करना चाहती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक वर्ग के लोगों को के साथ साथ धर्म की भी बात कर वर्ग और धर्म दोनों को जोड़ने की बात सोच रही है। लेकिन एक तीसरा एंगल कांग्रेस का भी है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सम्मानपूर्ण समझौता हो जाता है तो निश्चित रूप से मुकाबला रोचक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये निर्भर करता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता जो होता है वो क्या और किस तरीके से होता है। दूसरा AIMM है और दूसरे क्षेत्रीय दल है, बसपा है। अब बसपा का भी उभार, बसपा को भी लोग सरकार की बी टीम मान रहे हैं, लेकिन साथ साथ चंद्रशेखर जी का भी उदय हुआ है। तो कई फैक्टर 27 के चुनाव में आएंगे और इन फैक्टरों का असर रहेगा। बंगाल के चुनाव का निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पर भी असर होगा। लेकिन सर एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को देखा यूपी के अंदर, लेकिन तब में और अब में आप क्या अंतर मान रहे हैं? क्या अब कुछ बदल गया है और विपक्ष के साथ कुछ जुड़ गया है बेहतर? देखिए, बदला और नहीं बदला ये तो ताकि वोट के बाद बताया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब जो 27 का चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ अपरिहार्य है। और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी, क्योंकि वोटों का बंटवारा हो जाएगा। तो ये तो तय मान के चले कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात स्पष्ट है कि अब जो 24 में संविधान बचाओ का नारा था, वो 27 के चुनाव में संविधान बचाओ नारे का चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव सनातन और PDA और का होगा, और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता हो जाता है सम्मानपूर्वक। तो हमें नहीं लगता कि बसपा बहुत सारा वोट काटने में कहीं सफल रहेगी। यहाँ बसपा एक एंगल होगी जो दलितों के वोट को बैलेंस करेगी, और समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में दलितों के वोट जा सकते हैं, उनको रोकने का प्रयास करेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि वो दलित भाजपा को भी नहीं वोट दे सकते, लेकिन बसपा भी बीच में एक थर्ड एंगल का काम करेगी। मुख्य मुकाबला यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौता हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन करेगा। और यदि गठबंधन नहीं हो पाता तब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है सर, मैं एक रिएक्शन संदीप मिश्रा जी आपसे बहुत संक्षेप में, एक ये फाइनल रिएक्शन है सर, क्या वाकई में जो मनोज पांडे जी कह रहे हैं सनातन और PDA इन सब के इर्द गिर्द ही यूपी का चुनाव हम देखें? 2024 में ये हुआ कि संविधान खतरे में है, जैसा पांडे जी ने कहा, और आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। ठीक जी। तो 2027 में शिक्षा बचाओ, स्वास्थ्य बचाओ, सुरक्षा, इस पे वोट होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में अब ये डील करेंगे कि क्या खाना है, PDA है या नहीं है सर, PDA है या नहीं है। और हॉस्पिटल में अब ये लोग मठ बनवाएंगे। संदीप जी, PDA और सनातन है या नहीं है? चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, ये तो मुद्दे सर, ये तो मुद्दे हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तो मुद्दे हमेशा होते हैं, लेकिन PDA सनातन है या नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता जो वोट करेगी वो चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी से बचने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का तो है ही है, ये तो सब मुद्दे हैं आपके सामने, लेकिन जो मेन है, जो पॉइंटर है, शिक्षा और जो पॉइंटर है उनको तो कोट करिए ना, सनातन और PDA है या नहीं है। सुरक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फिर भाषण में हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने 10-90 दिया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, 102 दिया। संदीप मिश्रा जी, ये सारे मुद्दे हैं सर, इन पर हम चर्चा करते हैं। संदीप मिश्रा जी, PDA है या नहीं है? अरे PDA से किनारा कर लिया है क्या संदीप जी? PDA से किनारा कर लिया है क्या आप लोगों ने? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, भाषण
मीडिया से किनारा कर दिया है कि आप ये लोगों उत्तर ने। प्रदेश की जनता जानती है। चलिए बहुत कि हमें धन्यवाद बहुत सर, कुछ भाषणबाजी करना फिर है। से इनकी शुरू हो गई। बहुत धन्यवाद ये संदीप उत्तर जी प्रदेश आपका। की जनता जानती राजेंद्र है। जी जुड़ नहीं पाए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। फिर भी सर आपका, अविरल जी आपका शुक्रिया, पनू जी आपका शुक्रिया, किरण आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।